नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है स्टडी फॉर नॉलेज चैनल पर। आज के इस वीडियो पर चर्चा में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि वर्ण व्यवस्था आखिर क्या होती क्या है। समाजशास्त्र अगर आपने लिया हुआ है सोशियोलॉजी, और सोशियोलॉजी में आप बीए फर्स्ट ईयर में अगर पढ़ रहे हैं तो एनईपी के तहत यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसे कई कई लोग कहते हैं, जबकि उसका वास्तविक मीनिंग होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो उस पर जो बेस्ड है वो हमारी पाठ्यक्रम, उस पर जो है हमारे पाठ्यक्रम में ये वर्ण व्यवस्था के बारे में हमें अध्ययन करना है, हमें जानना है कि आखिरकार वर्ण व्यवस्था होती क्या है। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि वर्ण व्यवस्था आखिरकार होती क्या है, इससे पर्याय क्या है, इसका मतलब क्या है, और ये किस प्रकार से जो है आप लोगों के पाठ्यक्रम में आया है, या क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। हमने बहुत प्रयास करके ये लेक्चर बनाने का प्रयास किया है, और कई सारे रिसोर्सेज से हमने कई सारे सोर्सेज से हमने जानकारियाँ कलेक्ट की हैं, और जो जानकारियाँ हमें मिली हैं हमने उन जानकारियों को कलेक्ट किया है। कलेक्ट करके हमने वही बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ जो चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण हो, और जिस चीज़ को आप पढ़ के फिर उसके बाद आपका जो है परीक्षा में आप लिख सकें, अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। हमारा एम यही है। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार वर्ण व्यवस्था होती क्या है। तो वर्ण व्यवस्था, अब ये वर्ण व्यवस्था है क्या, हमने लिख तो लिया वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था जो है, ये वर्ण शब्द यानी वर्ण शब्द जो है, ये वर्ण शब्द संस्कृत से आया है। कहाँ से आया है? संस्कृत से आया है। जो ये वर्ण शब्द होता है ये संस्कृत से लिया गया है। अच्छा, संस्कृत की उर धातु से लिया गया है। उर धातु से मैंने आप लोगों को भाषा भी पढ़ाया हुआ था, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो लिया गया है भाषा, वो भाष धातु से लिया गया है संस्कृत के, और वैसे ही वर्ण जो है वो संस्कृत के उर धातु से लिया गया। आपको दिख भी रहा होगा, उर धातु से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका अपना एक शाब्दिक अर्थ होता है। क्या होता है भाई इसका शाब्दिक अर्थ? इसका शाब्दिक अर्थ होता है अर्थ वर्ण करना, या जिसे कहते हैं चुनना। ठीक, चुनना, वर्ण करना या चुनना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है वर्ण करना या चुनना। अच्छा, आइए आगे देखते हैं। इस प्रकार इससे तात्पर्य है कि वृत्ति अथवा व्यवसाय चयन से है। ठीक, इस प्रकार हम यह समझ सकते हैं कि इसका जो है पर्याय क्या है। तो इसका पर्याय जो है वो है व्यवसाय चयन से। ठीक, इसका पर्याय यानी किससे है? व्यवसाय चयन से। पर्याय व्यवसाय चयन से। ठीक, यानी इसका शाब्दिक अर्थ वर्ण करना या चुनना, पर्याय इसका व्यवसाय चयन से, यानी आदमी व्यक्ति जो जैसा व्यवसाय कर रहा हो वो उस प्रकार का उस वर्ण में रखा गया है। चलिए ठीक है, आगे एक एक करके समझ लेते हैं। वर्ण एक अर्थ रंग भी है। क्या है? वर्ण जो है वो एक अर्थ रंग भी है, तथा इस अर्थ में भी इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं मिलता है। जैसे ऋग्वेद में इसका प्रथम प्रयोग मिला है। ठीक है, ऋग्वेद में इसका प्रथम प्रयोग मिला है, इसी अर्थ में हुआ है। ठीक, ऋग्वेद में जहां आर्यों ने अपने को श्वेत वर्ण और तथा दास दासुओं को कृष्ण वर्ण का बतलाया है। कृष्ण वर्ण और श्वेत वर्ण का क्या मतलब है? जैसे कि कृष्ण जी, आप लोगों को पता ही होगा कि कृष्ण जी श्यामलगत शरीर थे, तो वो कृष्ण, इसमें आर्यों के मत से अगर देखा जाए तो वो कृष्णगत हो गया। ठीक, और अगर श्वेत वर्ण का मतलब क्या है? तो श्वेत वर्ण का मतलब जो सफेद हूँ, ठीक है, गोरे हूँ, ठीक, उनसे पर्याय है। अच्छा, कालांतर में यानी बहुत समय पहले यह शब्द वृत्ति का सूचक बन गया था। वृत्ति का सूचक बना हुआ था ये शब्द, और व्यवसाय के आधार पर समाज में वर्णों का विभाजन किया गया था। आप लोगों को पता ही है, व्यवसाय के आधार पर वर्णों का जो है विभाजन किया गया है। तो वर्ण जो है वो व्यवसाय, जो जैसा व्यवसाय करेगा वो उस प्रकार से उच्च और निम्न जाति का निम्न वर्ण में रखा गया था।
ठीक। अच्छा, अभी आप आगे आपको बताएंगे कि कैसे क्या है। तत्पश्चात उनमें कठोरता आई, ठीक, कठोरता आई तथा व्यवसाय के स्थान पर जन्म के आधार पर, ठीक। अब जैसे व्यवसाय के आधार पर पहले क्या था कि जिसका व्यवसाय जो होता था उसे उस जाति का मान लिया, उसे उस वर्ण का मान लिया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये जो सिलसिला है ये बदला, ये परिवर्तित हुआ। तो परिवर्तित हुआ तो क्या हुआ, अब जन्म के आधार पर समाज में ये माना जाने लगा कि ये उच्च है या निम्न है या किस वर्ण से है, कैसा है, ठीक है। जन्म के आधार पर माना जाने लगा, जिसके फलस्वरूप वर्ण जाति में परिणित हो गया। यानी इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो वर्ण था, आपको बता देना चाहता हूँ, 4 प्रकार के वर्ण थे। ब्राह्मण, और एक था हमारा क्षत्रिय, दूसरा था वैश्य और तीसरा था शूद्र। तो ये 4 वर्ण थे। और इन चारों वर्णों में क्या था, पहले के समय में अगर बात की जाए कि पहले के टाइम में क्या था, शुरुआत में क्या था जब वर्ण व्यवस्था बनी, तो ऐसा था कि व्यक्ति कैसा भी कर्म करता था। जैसे अगर व्यक्ति उच्च वर्गों वाला काम करता है, उच्च वर्ण वाला काम करता है तो उसे उच्च वर्ण में रख दिया जाता था। निम्न वर्ण वाला काम करता है तो उसे निम्न वर्ण में रख दिया जाता था। लेकिन बाद में ये व्यवस्था परिवर्तित हो गई, और जब ये व्यवस्था परिवर्तित हुई तो इस व्यवस्था में परिवर्तन होने के बाद इस व्यवस्था में ये जाति का स्वरूप ले ली, यानी जाति के रूप में ये बदल गई, जाति व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो गई। प्राचीन हिंदू शास्त्रकारों ने वर्ण व्यवस्था का विधान समाज की विभिन्न श्रेणियों के लोगों में कार्यों का उचित बंटवारा करके सामाजिक संगठन बनाए रखने के लिए किया, ताकि प्रत्येक मनुष्य अपने अपने निर्दिष्ट, यानी जो उसे दिखाए गए हों, निर्दिष्ट किए गए हों, निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करते हुए आपसी मतभेदों एवं वैमनस्य का आप मतलब नहीं समझ पा रहे हो तो वैमनस्य जो मन की कला कलेश, अच्छा, तो वैमनस्य से मुक्त होकर अपना तथा समाज का पूर्ण विकास कर सके, ठीक। यानी मानसिक जो वैमनस्य है उसे दूर करके वो अपना और समाज का पूर्ण रूप से विकास कर सके, ठीक, इसका ये मतलब था। अच्छा, तो यह सामूहिक पद्धति से व्यक्ति के उन्नति की योजना थी। यानी अगर ये देखा जाए तो ये सामूहिक रूप में व्यक्ति के उन्नति के लिए था, ठीक है। जो भारतीय समाज की अपनी व्यवस्था, यानी जो भारतीय समाज की खुद की अपनी व्यवस्था है, इसके द्वारा व्यक्ति परिवार, समुदाय, समाज तथा देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है और निष्ठापूर्वक निर्वहन करता है या पालन करता है, ठीक है। अच्छा, तो इसके द्वारा समाज में एक स्वस्थ वातावरण उत्पन्न होता है, सही या स्वस्थ वातावरण उत्पन्न होता है। कैसा वातावरण उत्पन्न होता है, तो वो स्वस्थ वातावरण उत्पन्न होता है। अच्छा, स्वस्थ वातावरण उत्पन्न होता है, और जिससे क्या होता है कि तथा वर्ग संघर्ष में उच्च श्रृंखल प्रतिस्पर्धा की संभावना समाप्त हो जाती है। जैसे उच्च श्रृंखला की प्रतिस्पर्धा की जो संभावना होती है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब आगे समझ लेते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म में सामाजिक विभाजन का एक आधार है। हिंदू धर्म में जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई है ये सामाजिक विभाजन का एक आधार है, ठीक। समाज का विभाजन कैसे किया जाएगा, समाज को कैसे बांटा जाएगा। अच्छा, तो हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार समाज में 4 वर्ण होते, जैसे कि मैंने अभी पहले ही बताया आप लोगों को। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर देखा जाए तो समाज में 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से वर्ण होते हैं हमने पहले भी बता दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक। अच्छा, तो ये 4 होते हैं। अब इन चारों को एक एक करके हम समझते हैं कि इन चारों का काम क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे ब्राह्मण से। ब्राह्मण जाति का क्या कर्म है, क्या कर्तव्य है ब्राह्मण वर्ण का। पहले जातियां तो होती नहीं थी। पहले क्या होता था कि जो है वर्ण व्यवस्था जब थी तो वर्ण व्यवस्था में यह था कि लोग जो है स्वयं से मतलब जिस तरह का वो कर्तव्य करते थे उन्हें उस वर्ण का मान लिया जाता था। ब्राह्मण वर्ण का मान लिया जाता था, क्षत्रिय वर्ण का मान लिया जाता था, और
शूद्र वर्ण का, यानी ये इम्पोर्टेंट नहीं था कि वो मतलब किस जाति में या किस वर्ण में उसने जन्म लिया है उसी वर्ण का वो होगा। जन्म के आधार पर नहीं विभाजित किया जाता था, पहले क्या था कि कर्म से विभाजित किया जाता था। ठीक है, आगे आप समझते हैं ब्राह्मण के बारे में। ब्राह्मण का क्या कर्तव्य था भाई, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। ब्राह्मण को जो है बुद्धिजीवी माना जाता था। ब्राह्मण जो होते थे उन्हें बुद्धिजीवी यानी बुद्धिमान माना जाता था, और जो अपनी विद्या, ज्ञान और विचार शक्ति द्वारा जनता एवं समाज का नेतृत्व कर उन्हें एक नए मार्ग की ओर प्रशस्त करते थे। ठीक, उन्हें सन्मार्ग पर चलने का आदेश देते थे या सन्मार्ग दिखाते थे। अच्छा, ब्राह्मण भारत में आर्यों की समाज व्यवस्था अर्थात वर्ण व्यवस्था का सबसे ऊपर वर्ण है। आर्यों, जो आर्य थे, पहले आर्य आए हुए थे, तो उन आर्यों की समाज व्यवस्था यानी उन आर्यों की ने जो समाज व्यवस्था बनाई थी, उस समाज व्यवस्था के उस समाज व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था का सबसे ऊपर वर्ण कौन था? ब्राह्मण था। अच्छा, भारत में सामाजिक बदलाव के इतिहास में जब भारतीय समाज को हिंदू के रूप में संबोधित किया जाने लगा, तब ब्राह्मण वर्ण जाति में परिवर्तित हो गई। यानी क्या हुआ कि जब भारत के सामाजिक बदलाव हुआ, भारत में सामाजिक बदलाव हुआ, बदलाव के इतिहास में, उसके इतिहास में जब भारतीय समाज को हिंदू के रूप में संबोधित किया जाने लगा, भारतीय जो समाज था उसमें इन्हें जब हिंदू के नाम से संबोधित किया जाने लगा, तब ब्राह्मण वर्ण जो थी वो जाति में परिवर्तित हो गई। ठीक, जाति में परिवर्तित हो गई तो इसका मतलब ये है कि जन्म के आधार पर ब्राह्मण या जो है ब्राह्मण घोषित कर दिया जाने लगा कि ये जन्म इसने ब्राह्मण कुल में लिया है तो ये ब्राह्मण है। ठीक है, अच्छा, और ब्राह्मण वर्ण अब हिंदू समाज की एक जाति भी है। ठीक है, अब ब्राह्मण वर्ण जो है वो हिंदू समाज की जो है एक जाति है, यानी उच्च जाति मानी जाती है। अगला है क्षत्रिय। हमने समझ लिया ब्राह्मण क्या होता है, ब्राह्मण के बारे में हमने बता दिया। ब्राह्मण वो था जिसका मेन का उद्देश्य क्या था, मेन व्यवसाय क्या था कि ज्ञान का विस्तार करना, ज्ञान का प्रचार प्रसार करना या विस्तार करना या उसे आम जनमानस तक पहुंचाना, और पहुंचा करके उससे जो भी धन अर्जित हो उससे अपना जीविकोपार्जन करना, यानी उससे जो है अपना पेट पालना। ठीक, ब्राह्मण का ये कर्तव्य था। ब्राह्मण को प्राचीन काल में, जैसा कि मैंने बताया, ब्राह्मण को प्राचीन काल में बुद्धिजीवी माना जाता था। ठीक है, तो वो बुद्धिजीवी ही होता था जो ब्राह्मण बनता था, ब्राह्मण वर्ण में आता था। आगे देख लेते हैं। आज की तरह व्यवस्था नहीं थी कि जैसे जन्म जिस जाति पे ले लिया, जाति व्यवस्था थी नहीं पहले, तो जाति का कोई महत्व था नहीं। वर्ण के आधार पर सब लोगों को विभाजित किया गया था, और वर्ण यानी जो ब्राह्मण वर्ण में जन्म लिया, ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मण वर्ण में, उसके पिताजी ब्राह्मण वर्ण में सम्मिलित थे तो वो ब्राह्मण वर्ण में जन्म लिया तो वो ब्राह्मण ही होगा। अगर उसके कार्य अलग टाइप के हैं, व्यवसाय उसके अलग टाइप के हैं, तो वो दूसरी वर्ण में भी जा सकता है। अच्छा, तो आइए अब समझते हैं क्षत्रिय वर्ण क्या होता था, क्षत्रिय का क्या मतलब था। ये पहला है हमारा। दूसरा है हमारा क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय से क्या पर्याय था? तो क्षत्रिय से जो पर्याय था वह था कि क्षत्रिय जो थे वह बहुत बाहुबली थे। ठीक है, और इनका बाहुबल द्वारा समाज में व्यवस्था रखकर उन्हें उच्च श्रृंखल होने से रोकता था। ठीक, क्या करता था कि इन सब में प्रतिस्पर्धा ना हो, कि मतलब कोई ऐसा है वैसा है, उच्च श्रृंखला के लिए कोई मारपीट ना हो। ठीक है, कि मुझे उच्च श्रृंखला में रखा जाएगा, ऐसे रखा जाएगा, वैसा रखा जाएगा। तो इनके नियमों को बनाए रखने के लिए क्षत्रिय की आवश्यकता अधिक थी, यानी क्षत्रिय जो थे वो इन नियमों को बनाए हुए रखते थे, और ये जो है युद्ध कला में पारंगत होते थे। ये जो भी युद्ध कला में पारंगत होता था उस समय, उसे क्षत्रिय वर्ण में रखा जाता था। अच्छा, तो राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना होता। अब जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हर समय आप लोगों ने पुराने अगर शोज वगैरह देखे होंगे तो उसमें क्षत्रिय ही राजा यानी सिंह ही राजा बनते थे। ठीक है, तो इसीलिए जो है राजा का जो कर्तव्य था वो प्रजा की रक्षा करना था। ठीक, अच्छा, तो भारतीय आर्यों में अत्यंत आरंभिक काल से वर्ण व्यवस्था मिलती। भारत के जो आर्य थे उसमें अत्यंत आरंभिक काल, एकदम शुरुआत से, ठीक, क्या मिलती है? वर्ण व्यवस्था मिलती है, जिसके अनुसार समाज में उनको दूसरा स्थान प्राप्त था। समाज में उनको
जिसके अनुसार समाज में उनको दूसरा स्थान, यानी क्षत्रियों को समाज में दूसरा स्थान प्राप्त था। उनका कार्य युद्ध करना था तथा प्रजा की रक्षा करना था। ठीक, ब्राह्मण जो थे उनका कार्य क्या था? युद्ध करना। ठीक, जैसे कि ब्राह्मणों का हमने बताया, क्षत्रियों का क्या था? युद्ध करना था। और ब्राह्मणों का क्या था? कि इन्हें ज्ञान जो है विस्तृत, ज्ञान का विस्तार करना, ज्ञान को जो है लोगों तक पहुंचाना, और ज्ञान से ही जो ज्ञान लोगों को दिया जाए उसी से जो अपना जीविकापार्जन करना था। ठीक, तो अच्छा लिखना, ये तो क्षत्रिय का क्या कर्म था? युद्ध करना, प्रजा की रक्षा करना। ठीक, और राज करना। अच्छा, और ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार क्षत्रियों की गणना ब्राह्मणों के बाद की जाती है, यानी जो ब्राह्मण ग्रंथ थे उनमें जो था कि ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय की गणना की जाती थी, यानी गिना जाता था। ठीक, अच्छा, तो उसके उपरांत परंतु बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 4 वर्णों में क्षत्रियों को ब्राह्मण से ऊंचा बताया जाता है। जो बौद्ध ग्रंथ था उसमें क्या था? बौद्ध ग्रंथ में ब्राह्मण क्षत्रियों को ब्राह्मण से उच्च बताया जाता था, बौद्ध ग्रंथ। ठीक, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ में क्या बताया जाता था? ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार क्षत्रियों को दूसरे स्थान पर रखा जाता था। अच्छा, तो अब इसके बाद क्या हुआ कि 4 वर्णों में क्षत्रियों को ऊंचा रखा जाता था। इससे इस स्थापना को बल मिलता था, ताकत मिलती थी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जहां एक और समाज में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के दावे के प्रति क्षत्रियों के विरोध भाव को प्रकट करते थे, यानी वो क्षत्रियों का जो विरोध भाव था उसे प्रकट करते थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और वहीं दूसरी ओर पृथक जीवन दर्शन के लिए उनकी आकांक्षा को भी अभिव्यक्ति देते थे, यानी क्षत्रियों की आकांक्षा क्या है उसे भी अभिव्यक्ति देती थे। आकांक्षा का मतलब चाह। अच्छा, तो क्षत्रियों का स्थान जो था वो निश्चित रूप से चारों वर्णों में ब्राह्मणों के बाद दूसरा माना जाता था। ठीक, अगर वास्तविकता देखी जाए, या पुराणों के अनुसार देखा जाए, या समाजशास्त्र जो हम पढ़ रहे हैं उसके अनुसार देखा जाए, तो क्या था कि ब्राह्मणों के बाद क्षत्रिय का स्थान द्वितीय श्रेणी में, यानी दूसरे नंबर पर रखा जाता था। अगला है हमारा वैश्य। ठीक, तीसरा है वैश्य। हमने क्षत्रिय के बारे में समझ लिया, ब्राह्मण के बारे में समझ लिया, वैश्य क्या होता है भाई इसके बारे में हम समझ लेते हैं। अब वैश्य क्या कार्य था? तो वैश्य का कार्य था खेती करना, गौपालन और व्यापार के द्वारा जो समाज को सुखी और देश को समृद्ध बनाता है उसे वैश्य कहते हैं। यानी जो समाज को सुखी बनाता हो और देश को समृद्ध बनाता हो, ठीक, उसे ही क्या कहा जाता है? वैश्य कहा जाता है। वैश्य का हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था में तीसरा स्थान, ये। ठीक, अच्छा, इस वर्ण के लोग मुख्यतः वाणिज्यिक व्यवसाय, ठीक, वाणिज्यिक व्यवसाय करते थे। ठीक है, जैसे कि आप लोग कॉमर्स पढ़ते होंगे, कॉमर्स में पढ़ाया जाता है वाणिज्य क्या होता है। ठीक है, तो वाणिज्यिक व्यवसाय और कृषि करते थे, यानी वैश्य जो थे इनका कार्य क्या था कि ये वाणिज्यिक व्यवसाय करें और कृषि करें साथ ही साथ। अच्छा, हिंदुओं की जाति व्यवस्था के अंतर्गत वैश्य वर्णाश्रम का तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ था। स्तंभ का मतलब खंभा या पिलर। ठीक, अच्छा, स्तंभ था। इस वर्ग में मुख्य रूप से भारतीय समाज के किसान, पशुपालक और व्यापारी समुदाय शामिल थे। यानी इस वर्ण में जो थे क्या थे? किसान जो थे उन्हें वैश्य में शामिल किया गया था, पशुपालक जो थे उन्हें वैश्य वर्ण में शामिल किया गया था, और व्यापारी जो व्यापार करते थे, ठीक है, तो उन्हें वैश्य समुदाय में या वैश्य वर्ण में सम्मिलित किया गया था। वैश्य का शब्द जो है उसका वैश्य शब्द वैदिक विश्व से निकलता है, विश्व से निकलता है। वैदिक रूप में अगर देखा जाए इसे, तो ये वैश्य शब्द जो है वो विश्व शब्द से निकलता है। अच्छा, तो इसका अर्थ होता है कि इसका अर्थ होता है बसना। ठीक, इसका अर्थ होता है बसना। वैदिक ग्रंथों में अगर देखा जाए तो वैश्य जो है शब्द वो विश्व शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है बसना। अच्छा, तो वैश्य शब्द की उत्पत्ति जो हुई वो संस्कृत से हुई है।
जिसका मूल अर्थ, ये संस्कृत से लिया गया है और जिसका मूल अर्थ हमने पहले ही बता दिया कि इसका मूल अर्थ क्या होता है, बसना। ठीक, अच्छा। और साथ ही साथ मनुस्मृति के अनुसार वैश्यों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के उदर यानी पेट से हुई है। ब्रह्मा जी जो हैं उनके उदर यानी पेट से वैश्यों की जो है उत्पत्ति हुई है। अच्छा, जबकि कुछ अन्य विचारों के अनुसार ब्रह्मा जी से पैदा होने वाले ब्राह्मण, विष्णु से पैदा होने वाले वैश्य, शंकर से पैदा होने वाले क्षत्रिय कहलाए। इसलिए आज भी ब्राह्मण अपनी माता सरस्वती, वैश्य लक्ष्मी, क्षत्रिय माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। ठीक है, क्या है मेनली बता देता हूं मैं। इसमें है ये कि कहीं कहीं पर तो दिया गया है कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि जो ये पैदा हुए हैं वैश्य, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इनकी उत्पत्ति हुई है जो ब्रह्मा जी हैं, क्रिएटर हैं विश्व के। ठीक, अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते तो आपको पता होगा। तो उन्हें जो है उनके उदर यानी पेट से इन वैश्यों की उत्पत्ति हुई है। पर कहीं कहीं पर ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि वैश्य जो है वो शंकर जी से पैदा हुए हैं। ब्राह्मण जो हैं वो विष्णु भगवान से पैदा हुए हैं, भगवान विष्णु से पैदा हुए हैं, जिन्होंने 10 अवतार लिए हैं धरती पर। अच्छा, और साथ ही साथ ये जो हैं ब्राह्मण विष्णु से पैदा हुए, वैश्य शंकर से पैदा होने वाले जो है क्षत्रिय कहलाए। इसलिए आज भी ब्राह्मण अपनी माता को सरस्वती, वैश्य अपनी माता को लक्ष्मी, क्षत्रिय माँ दुर्गा की पूजा करता है। ठीक, यानी वैश्य और क्षत्रिय जो थे वो शंकर जी से पैदा हुए। ठीक, तो ये वैश्य और क्षत्रिय कहलाए। अच्छा, और यही मेन कारण है कि ब्राह्मण जो है अपनी माता सरस्वती जी को मानता है और वैश्य जो है अपनी माता लक्ष्मी जी को मानता है, क्षत्रिय जो है वो माँ दुर्गा की पूजा करता है। ठीक, अगला है हमारा चौथा वर्ण। चौथा वर्ण क्या है, ये है शूद्र। शूद्र आजकल इसके लिए भी बहुत सारी बातों पर वाद विवाद हो रहा है लोगों में। इसके लिए भी बहुत सारी जो है वो चल रहे हैं, लोग इसे निम्न समझ रहे हैं। लोग ऐसा समझ रहे हैं कि मुझे मेरे समाज से वंचित कर दिया जा रहा है, मुझे जो है निकाल दिया जा रहा है, निगलेक्ट कर दिया जा रहा है। पर इसका कोई मेन उद्देश्य है नहीं। इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है, आइए हम वो समझने का प्रयास करते हैं। शूद्र जो है वो भारतीय समाज में, भारतीय व्यवस्था में, भारतीय वर्ण व्यवस्था में चतुर्थ स्थान पर है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है, मैंने जो जैसा है वैसे ही क्रमशः लिखा है, 1 2 3 4। ठीक, अच्छा। तो वायु पुराण में यानी वेदांत सूत्र और छंदोदय एवं वेदांत के सांकर भाष्य में सुच और द्रुत 2 धातुओं के से शूद्र शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। किन किन शब्दों से हुई है, सुच और द्रुत, ध्रुव। ठीक, ध्रुव। तो ये 2 धातुओं से इनकी उत्पत्ति हुई। वेदांत सूत्र और छंदोदय एवं वेदांत सूत्र के सांकर भाष्य में, ठीक, सांकर भाष्य में जो है सुच और द्रुत 2 धातुओं के मेल से शूद्र शब्द की उत्पत्ति हुई है। शूद्र शब्द की उत्पत्ति हुई है। अच्छा, वायु पुराण का कथन है कि शोक करके द्रवित होने वाले परिचारवत व्यक्ति शूद्र कहलाते हैं। ठीक, जो शोक करके द्रवित होते हैं। ठीक, और परिचार्यत व्यक्ति शूद्र कहलाते हैं। ठीक, अच्छा। तो भविष्य पुराण में श्रुति की द्रुति अविष्टांग यानी प्राप्त करने वाले शूद्र कहलाए। श्रुति की द्रुति प्राप्त करने वाले जो थे वो क्या कहलाए, शूद्र कहलाए। अच्छा, दीर्घ निकाय में खुद्दाचार यानी क्षुद्राचार में शूद्र शब्द संबद्ध हुआ। ठीक, होमर के द्वारा उल्लिखित कूद्रों से शूद्रों शब्द जोड़ने का भी प्रयत्न हुआ। उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र का कार्य था। यानी ये जो तीनों वर्ण थे, ये वैश्य और क्षत्रिय, ब्राह्मण, तो इन 3 वर्णों की जो है सेवा करना ही क्या था,
इनका शूद्र का कार्य था। ठीक, अच्छा अब आगे समझ लेते हैं। इस वर्ण का भी उतना ही महत्व था जितना अन्य 3 वर्णों का था। जितना इन 3 वर्णों का महत्व था उतना ही वैश्य का भी महत्व था। अच्छा, तो वैश्य का महत्व था। यह वर्ण ना हो तो शेष तीनों वर्णों, जो शेष बाकी 3 वर्ण हैं, उनका जो है जीवन व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती। ठीक, कैसे छिन्न भिन्न हो जाती? यह व्यवस्था समाज के संतुलन के लिए थी। ये समाज को जो है संतुलित बनाए रखने के लिए ये जाति, ये वर्ण महत्वपूर्ण थी। ठीक, पाश्चात्य दार्शनिक प्लेटो, आप अगर समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो उसमें कई सारे ऐसे सिद्धांत होंगे जो प्लेटो के आपने पढ़े होंगे। तो प्लेटो ने भी समाज को 4 वर्णों में विभाजित करना अनिवार्य बताया है। उन्होंने भी कहा है कि जो वर्ण है या समाज है जो उसे 4 वर्णों में विभाजित किया जाना चाहिए। अच्छा, तो 4 वर्णों में विभाजित किया जाना चाहिए। उनके अनुसार भी कहा गया है प्रत्येक व्यवस्था गुणों और कर्मों के आधार पर थी। ठीक, यानी जो प्रत्येक व्यवस्था थी, सारी व्यवस्था जो थी, उसे क्या किया जाता था? गुण, यानी उसका गुण कैसा है। जैसे अगर उसका गुण ब्राह्मण का है तो वो ब्राह्मण वर्ण में रहेगा। ठीक, अगर उसका गुण यह है कि उसके पास ज्ञान है और वो ज्ञान जो है लोगों को देना चाहता है, लोगों को लाभान्वित कराना चाहता है, उससे लोगों तक पहुंचाना चाहता है अपने ज्ञान को, तो वो अपने ज्ञान का साझा करता है। ठीक, और उससे धन प्राप्त करता, उससे अपना जीविकापार्जन करता। अगर कोई व्यक्ति युद्ध कला में कौशल है, ठीक है, उसे युद्ध करने में बहुत सारी दृष्टि है और मतलब वो जो है युद्ध करने में पारंगत है और साथ ही साथ वो जो है राज करने योग्य भी है। ठीक है, और प्रजा की रक्षा करने योग्य भी है। ठीक है, इतना बलशाली है वो। ठीक, तो वो क्षत्रिय वर्ण में रखा जाता था। अगर वो किसानी करता है, ठीक, या व्यापारिक क्षेत्र में है, या किसी भी प्रकार से वो जो है पशुपालन करता है, ठीक, तो इन सारे उसमें क्या था कि वो वैश्य के वर्ण में रखा जाता था। अगर कोई ऐसा है जिसे इन सब चीजों से कोई वो नहीं है, जो इन सब चीजों से भिन्न है, उसे शूद्र वर्ण में रखा जाता था। ऐसा नहीं है कि अगर ब्राह्मण वर्ण में कोई व्यक्ति जन्म लिया है तो वो शूद्र नहीं हो सकता, अवश्य हो सकता है। और ऐसा भी नहीं कि अगर वो क्षत्रिय में जन्म लिया है तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, या अगर शूद्र में कोई जन्म लिया है तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। ठीक है, अगर इसमें मान लीजिए शूद्र में एक बच्चा जन्म लेता है और सी नाम का, और वो बच्चा जो है काफी एजुकेटेड होता है, काफी उसे नॉलेज होती है, काफी उसे ज्ञान होती है, तो वो जो है अपने ज्ञान का जो है विस्तारण करके, लोगों को बता करके ज्ञान को अपने, वो ब्राह्मण की श्रेणी में सम्मिलित हो सकता था। ठीक है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं था कि आप अगर शूद्र में पैदा हुए हैं तो शूद्र में, यानी जाति व्यवस्था थी नहीं कि अगर आप जिसमें आपने जन्म लिया है उसी में आप रहेंगे। अगर आपने जन्म शूद्र में लिया है और आपके कर्म ब्राह्मणों जैसे हैं तो आप ब्राह्मण वर्ण में सम्मिलित कर दिए जाते थे। ठीक है, अच्छा, इस विषय में हमारे द्वितीय राष्ट्रपति और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने भी कहा है कि जन्म और गुण इन दोनों को के घाल मेल से ही वर्ण व्यवस्था की चूल्हें हिल गई हैं। शूद्र शब्द मूलतः विदेशी है, यानी शूद्र जो शब्द है वो मूल रूप से क्या है? विदेशी है, विदेश से आया है। ठीक, और संभवतः एक पराजित अनार्य का मूल नाम था। एक पराजित जो अनार्य था उसका मूल नाम शूद्र था। ठीक, अच्छा, शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति शूद्र पैदा होता है, यानी शास्त्रों में क्या लिखा गया है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना। देखिए, कई लोग इस पर भी जो है अपने वाद विवाद करते हैं, लोगों का करने दीजिए, वो जो है ज्ञान के अभाव में लोग कुछ भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ब्राह्मण ही है, ये क्षत्रिय ही है, ये वैश्य ही है, ये शूद्र ही है, ये कोई इनमें से कोई भी किसी में भी सम्मिलित हो सकता है। ठीक है, शूद्र क्षत्रिय में भी हो सकता है, वैश्य में भी हो सकता है, ब्राह्मण में भी सम्मिलित हो सकता है, ऐसा नहीं था। अच्छा, लेकिन अब इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज कही गई है कि सारे जो होते हैं, ये तीनों जो हैं, ये तीनों जन्म से क्या होते हैं? शूद्र ही होते हैं। सारे जो ये तीनों वर्ण हैं ये जन्म से शूद्र ही होते हैं। ठीक, ये समझने वाली बात है। आजकल इस पर जो है बहुत सारा वाद विवाद हो रहा है और शास्त्रों में यही लिखा गया है। शास्त्रों में लिखा गया है कि व्यक्ति जन्म लेता है तो वो शूद्र ही होता है। ठीक है, बाद में वो जैसा व्यवहार करता है, जैसा उसका कर्म होता है, जैसा उसका गुण होता है, उस आधार पर उसे जो है ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में या शूद्र में रखा जाता था। अच्छा,
रखा जाता था, अब नहीं रखा जाता। अच्छा, तो और प्रयत्न और विकास से अन्य वर्ण अवस्थाओं में पहुंचता था, अन्य अवर्ण व्यवस्थाओं में पहुंच जाता था। अच्छा, वास्तव में प्रत्येक में चारों वर्ण व्यवस्थित है, स्थापित है। यानी ये जो है, ये हमने बता दिया, आपको डायग्राम बना के दिखा दिया। अच्छा, तो ये जो था ब्राह्मण में शूद्र भी आ जाते थे, अभी हमने पहला बताया, और जो है वैश्य भी ब्राह्मण हो सकता था। ठीक है, तो सारी चीजें क्या थी, एक दूसरे से जो है इंटरलिंक थी, संबंधित थी, अंतर संबंधित थी, यानी किसी के को कोई बाउंडेशन नहीं था। और शास्त्रों में यह भी लिखा गया है कि जो व्यक्ति होता है वो जन्म के साथ साथ जब वो जन्म लेता है तो वो एक शूद्र ही होता है। बाद में जब वो जैसा कर्म करता है, जैसा उसका गुण होता है, उस आधार पर उसका विभाजन किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो पर चर्चा में हमने समझा कि वर्ण व्यवस्था क्या होती है। अगर आपको समझ में आया हो, आपको इससे कुछ ज्ञान मिला हो, आपके ज्ञान में थोड़ी सी भी वृद्धि हुई हो, अंश मात्र भी वृद्धि अगर हुई हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपनी जो प्रतिक्रिया है उसे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आखिरकार आपको क्या ऐसा लगा, क्या महत्वपूर्ण था, और ऐसी कौन सी चीज़ें थी, ऐसी कौन सी कमियां थी जिसको हमें सुधारने की आवश्यकता है, जिसमें जो हमसे त्रुटियां हुई हैं वो भी आप हमें अवगत कराएं, जिससे हम आगे आने वाली वीडियोस में उसका ध्यान रखें, उस पर कार्य करें। देखिए, अगर आप सूचित नहीं करेंगे तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि हमारे अंदर क्या कमी। ठीक है, जब तक कोई दूसरा व्यक्ति ये बताता नहीं है कि आपके अंदर यह कमी है, आपको इसे सुधारना चाहिए, तब तक हमें उसके बारे में पता नहीं चल पाता। तो जब तक आप हमें सूचित नहीं करेंगे, आप हमें बताएंगे नहीं कि आपके अंदर ये कमी है, आपको इसे सुधारना चाहिए, तब तक हम सुधार नहीं पाएंगे। तो आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। मैं प्रतीक्षा करूंगा कि आप जो है अपने जो प्रतिक्रियाएं हैं आपकी, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।